पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकमिंग फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इज 2000 वोल्ट मीटर एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज 8000 वोल्ट मीटर, कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड द सरफेस। आपको बोला गया है कि एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर इनकमिंग फ्लक्स कितना है, 2000 वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये कौन सा फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स है, मैं इसको φ1 बोल देता हूँ। और इससे बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है φ2 वो कितना है, वो आपको दिया हुआ है 8000 वोल्ट मीटर। समझ में आया। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताओ इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज हमने रखा हुआ है। तो अगर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स पता है तो टोटल फ्लक्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स आपको पता चल गया तो गॉसेस लॉ अप्लाई करके क्यू यानी चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो ये बताओ कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा। यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स कितना है 2000, आउटगोइंग फ्लक्स कितना है 8000। अच्छा, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, याद करो बताया था, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव, याद रखना है ये। तो इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे और आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे। रीजन समझ में आया, क्योंकि आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है और इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। यह आएगा 6000 वोल्ट मीटर। तो टोटल फ्लक्स आ गया। अब आप यूज करो गॉसेज लॉ। बाय गॉसेज लॉ हम क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि क्लोज सरफेस से पास होगा वो इक्वल होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जबकि Q क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। मान लो इसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है तो ये जो Q होगा ये होगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या, ये होगा 6000 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्यूब दे रखा है और उस क्यूब के एक कॉर्नर पे हमने एक क्यू चार्ज चिपकाया हुआ है। हमको पूछा जा रहा है कि इस क्लोज सरफेस से, ये क्यूब है ना, इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्वेश्चन क्या है पढ़ देता हूं मैं। ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इज प्लेस्ड ऑन ए कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। आपको जो इस क्यूब की साइड दे रखी है, मान लेते हैं साइड है इसकी L, तो L कितना दे रखा है 1 मीटर के इक्वल दे रखा है। और पूछा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। ये जो क्लोज सरफेस है क्यूब आपको दे रखा है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या। एक क्यूब दे रखा है, उसके कॉर्नर पे हमने एक चार्ज चिपकाया हुआ है और इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। पहली चीज तो ये देखो कि जो चार्ज है क्या वो इस क्लोज सरफेस के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। इसका मतलब अगर आपको इसको इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए चार्ज को इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम इसके अंदर कितना चार्ज है वही कंसिडर करते हैं, इसके बाहर या सरफेस पे कितना चार्ज है वो हमको कंसिडर नहीं करना होता। तो यहाँ पे हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में n सिमेट्रिकल फेस हो और अगर आपको उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स पता हो तो उसके किसी एक फेस से या किसी एक ऑब्जेक्ट से पास होने वाला फ्लक्स 1/n इंटू Q/ε0 के इक्वल होगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करने के लिए आपको इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर लाना पड़ेगा। अगर मैं इस चार्ज के अराउंड कुछ और क्यूब लगा दूं, जैसे मैंने एक क्यूब इधर रखा, ये मैंने एक क्यूब इधर लगा दिया, ठीक है, तो ये देखो ये जो चार्ज है ये इधर से दिखना बंद हो जाएगा, इधर से ये क्लोज हो गया। दो क्यूब पीछे लगा दो ऐसे ही। कितने क्यूब लगाने हैं पीछे, दो क्यूब अपन को इसके पीछे सेट करने हैं और इस तरीके से सेट करेंगे कि ये जो चार्ज ये पीछे वाली साइड से भी दिखना बंद हो जाए। समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो। इस तरीके से इसको मतलब कि टोटल 4 क्यूब हमने रखे, लेकिन अभी भी ये ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से तो अभी भी दिख रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे 4 क्यूब ऊपर भी लगाने होंगे। तो इस तरीके से देखो इसके ऊपर हम 4 क्यूब रख देंगे। कितने क्यूब रखने हैं, टोटल 4 क्यूब और रखने हैं इसके ऊपर।
ताकि ये क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा ये, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये जो चार्ज है क्या इस बड़े क्यूब के सेंटर पे आ गया? आप ध्यान से देख के बताओ, क्या ये जो चार्ज है ये इस बड़े वाले क्यूब के, एक बड़ा क्यूब बन गया ना, ऐसे 8 क्यूब्स अपने यूज किए, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 क्यूब्स हैं। तो इन 8 क्यूब से एक बड़ा क्यूब बना और उस बड़े क्यूब के सेंटर पे ये चार्ज है ना, सेंटर पे ही तो है। तो बताओ इस बड़े क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे कितने क्यूब हमने यूज किए? 8 क्यूब्स। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एन सिमेट्रिकल फेस या एन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स यूज करके आप क्लोज सरफेस बनाते हो तो किसी एक सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1/n टाइम्स, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8, तो 1/8 टाइम्स होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये लो आंसर, आया समझ में? ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको नोट करो। मान लो इस क्यूब नहीं, इस सिलेंडर के इस वाले फेस पे हमने एक चार्ज क्यू चिपकाया हुआ है, इस वाले फेस पे चिपका दिया। अब बताओ इस सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक सिलेंडर और लगा देंगे, सेम ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऐसा नहीं कि सर इधर आधा स्फेयर लगा देते हैं ऐसा, या क्यूब लगा देते हैं, ऐसा नहीं। आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। सिमेट्रिकल मतलब उसी के जैसे, तभी तो इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों से पास होगा और हम फिर 2 से डिवाइड कर पाएंगे। जैसे अब ये एक बड़ा सिलेंडर बन गया, इससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे 2 सिलेंडर से मिलके ये बड़ा सिलेंडर बनाए तो एक सिलेंडर से कितना पास होगा? 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? कोई भी अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसके फेस के ऊपर चार्ज चिपका हुआ है तो कोशिश ये करो कि उसको उसी टाइप के ऑब्जेक्ट यूज करके क्लोज सरफेस में आप चार्ज को ले आओ, और उसके बाद में जितने आप क्लोज सरफेस यूज करोगे डिफरेंट मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स यूज करोगे क्लोज सरफेस बनाने के लिए उतने से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे हमको 2 सरफेस ही यूज करनी पड़ी, तो इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कितना हुआ? 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमको 8 छोटे छोटे क्यूब्स यूज करने पड़े, तो एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हुआ? 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया? इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 34 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर ई एक्स एल्फा एक्स पावर 1/2 ई वाई ई जेड इक्वल टू 0 इन विच एल्फा इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पावर 1/2। कंसिडर द क्यूब एज शोन इन फिगर एंड कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। एंड सेकंड आपको पूछा है चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर। यहाँ पे हमको डायग्राम के अंदर एक क्यूब दिखा रखा है, और क्यूब हमने कैसे रखा हुआ है? ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओरिजिन से हमने ए डिस्टेंस के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस पे रखा है? ए डिस्टेंस पे, ठीक है। इस तरीके से ए डिस्टेंस पे ओरिजिन से हमने एक क्यूब रखा हुआ है। ये जो क्यूब है इसकी हर एक साइड भी ए के बराबर है। हर एक साइड कितनी है? ए के बराबर है, और ए की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 मीटर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में वो है ई एक्स इक्वल्स टू एल्फा एक्स पावर 1/2 ई वाई ई जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो ये जो एल्फा है, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर ई एक्स की जो वैल्यू दे रखी है ना, एल्फा एक्स पावर 1/2, इसमें एल्फा आपको दिया हुआ है अलग से। एल्फा क्या है? 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पावर 1/2, ये इसकी यूनिट है। बाकी 800 ये कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है? 800 है। एल्फा क्या है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 800। आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। अब एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रही है सीधी सीधी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस क्यूब का जो ऊपर वाला फेस होगा और जो नीचे वाला फेस होगा उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। तो इन दोनों फेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर वाले फेस से और नीचे वाले फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। इनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार गुजरेगा क्या?
भाई अगर इस क्यूब की ऊपर वाली सरफेस की बात की जाए और नीचे वाली सरफेस की बात की जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वो तो इनके पैरेलल चला गया, इसमें से आर पार गुजरा गया, आर पार नहीं निकला, इसका मतलब इन दोनों सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा। इसी तरीके से इसकी सामने वाली और पीछे वाली सरफेस की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वो इस सामने वाली सरफेस की भी पैरेलल जाएगा और पीछे वाली सरफेस की भी पैरेलल जाएगा। इमेजिन करो, सामने वाली सरफेस की भी पैरेलल होगा और पीछे वाली सरफेस की भी पैरेलल होगा, इसका मतलब इनसे भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस राइट साइड वाली सरफेस की बात करूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा, है ना, और इससे लेफ्ट साइड वाली सरफेस से बाहर निकलेगा। तो इस सरफेस से भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा और इससे भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब ये वाली जो सरफेस है ये ओरिजिन से कितना दूर है, ए डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में आप देख रहे हो ई एक्स इक्वल्स टू क्या है, एल्फा एक्स पावर 1/2। एल्फा तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स क्या है, वेरिएबल। अगर आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लोग जैसे जैसे आगे मूव करोगे एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर मैं इस राइट वाली सरफेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो इस पॉइंट की यानी इस सरफेस की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी होगी, अरे बोलो, ए के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं ई आर लिख देता हूँ, आर मतलब राइट साइड वाली सर, ई एल लिखना चाहिए, इसको हम क्या लिख देंगे, ई एल। ई एल का मतलब होगा लेफ्ट साइड वाली सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई एल की वैल्यू क्या होगी, ई एल कितना होगा, तो ई एल की वैल्यू होगी एल्फा, फॉर्मूला यूज करो एल्फा ए पावर 1/2। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से इस राइट सरफेस से, ये जो राइट साइड वाली सरफेस है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसको लिख देते हैं ई आर। अब ई आर कितना होगा, तो बताओ ये वाली जो सरफेस है ये ओरिजिन से कितना दूर है, ए प्लस ए यानी 2a। तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, 2a पुट करोगे, तो राइट सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा एल्फा 2a पावर 1/2। समझ में आ रही है बात। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ कि अगर इस क्यूब की हर एक साइड ए है तो इसका जो एक फेस होगा इसका सरफेस एरिया कितना होगा, जैसे इसका सरफेस एरिया निकालना है या इस वाली सरफेस का सरफेस एरिया निकालना है तो ए स्क्वायर के इक्वल होगा वो, है ना, जो एरिया होगा सरफेस एरिया वो स्मॉल ए स्क्वायर के इक्वल आएगा, साइड स्क्वायर हो गया ना। अच्छा, अब सिर्फ आपको दो सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद में उसका एडिशन कर लेंगे तो उससे नेट फ्लक्स आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या लेनी है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये वाली जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसिडर करनी है, जिसको हम एन कैप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर मैं इस राइट साइड वाली सरफेस की बात करूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, है ना। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो अब जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स होगा उसके लिए मैं लिख सकता हूं कि इसकी लेफ्ट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स और इसकी राइट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो भी होगा उसका जो सम होगा वो टोटल फ्लक्स के इक्वल होगा। बाकी चार के लिए तो कैंसिल हो चुका है, तो लिख दो फाई इक्वल्स टू, फाई एल को क्या लिखूं, तो फॉर्मूला यूज करना है ई डॉट ए, क्योंकि प्लेन सरफेस है, वो वाली सरफेस भी प्लेन है ये भी सरफेस प्लेन है, तो ई डॉट ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन से वाले सरफेस के लिए यूज करें, लेफ्ट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पे कितना है, ई एल, तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे यहाँ पे। और ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, राइट साइड वाली सरफेस के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ई आर डॉट ए। समझ में आ रहा है क्या, ये लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया, फाई इक्वल्स टू ई एल का जो मैग्नीट्यूड है, ई एल कहाँ गया, ये रहा, तो एल्फा ए पावर 1/2, ए की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर, एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, और डॉट को हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा, थीटा कितना लेना है, 180 डिग्री। क्लियर। और इसी तरीके से राइट सरफेस के लिए लिख दो, ई आर की वैल्यू आपको दे रखी है एल्फा 2a पावर 1/2 इंटू ए मतलब एरिया, एरिया होगा ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। अरे बोलो आ रहा है क्या समझ में। तो देखो एल्फा ए पावर 1/2 ए पावर 2 कितना बनाइए, ए पावर 5/2,
है ना। 2 + 1/2 कितना होता है 5/2, तो ये बनेगा अल्फा a पावर 5/2 और cos 180 डिग्री क्या हो गया -1, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा अल्फा a पावर 5/2 और 2 का अंडर रूट भी होगा यहाँ पे साथ में √2 और cos 0 डिग्री 1 बन गया। समझ में आ रही है बात? अरे आ रहा है क्या? अच्छा, इसके बाद में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, अल्फा a पावर 5/2 ये कॉमन ले लो और यहाँ पे देखो √2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो उसको बाद में लिख देते हैं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इससे अल्फा की वैल्यू 800 पुट कर दो, a की वैल्यू 0.1 पुट कर दो और ये होगा √2 -1, √2 की वैल्यू याद है क्या सबको 1.414 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नोट कर लो।